अमित भूपेंद्र यादव के लिए, इसे भूपेंद्र यादव की जीत कहूं मैं, पहले तो यही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि पहले बिहार और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी, और इतनी बड़ी जीत अगर वाकई में ये जो अभी तक स्थिति सामने आई है ऐसा ही होता है, तो ये जीत किसके सिर सेहरा बंधेगा? क्या लगता है, अमित शाह या फिर वाकई भूपेंद्र यादव की एक अहम भूमिका मानी जाएगी और आगे फिर उनके लिए शायद बंगाल भी रुख? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात कि पार्टी में जो स्ट्रक्चर है बीजेपी का दूसरा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने पूरे इसको रणनीति जो एक बनाई या जो स्ट्रेटेजी थी उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम भूपेंद्र यादव का था। निश्चित तौर पर भूपेंद्र यादव ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन अमित शाह के इस पूरे अगर देखिए तो अमित शाह ने पूरे दक्षिण भारत के लिए एक विशेष रणनीति थी। उनका एजेंडा साफ था। उनका वो हमेशा से ये कहते थे कि दक्षिण भारत में घुसपैठ करना है, उनको अपनी उपस्थिति बनानी है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए, इसके बाद से ही कोशिश ये थी कि कैसे वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। और इसके लिए आप अगर देखिए तो पूरे देश में ये आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको लिए पहले से ही वो ग्राउंड तैयार था। अकबरुद्दीन का भाषण अगर आप देखिए तो अकबरुद्दीन के भाषण और ओवैसी के का जो पूरा एक चुनावी और वहाँ का जो की पकड़ है, वो उसकी वजह ही वहाँ पर पूरा उनका मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये एक बड़ी वजह थी कि आसान भी हुआ बीजेपी को। इसके अलावा ये तो अमित शाह ने बकायदा खुद जेपी नड्डा ने, मैं थोड़ा सा रोक रही हूं आपको, ये जो आप कह रहे हैं तेज तर्रार भाषण या ऐसे शब्दों का चयन, ये तो पहले भी था। बदला तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। भाग्यनगर तो बीजेपी ने इस बार किया। जी नहीं भाई, आप मुझे पूरा बोलने देंगे तो शायद बता पाऊं आपको। हाँ बोलिए बोलिए अमित। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि उसके बाद वो एक फैक्टर था। इसके बाद सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई थी, देश में एक माहौल था। और इसके बाद खुद अमित शाह और जेपी नड्डा ने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, जहां पर क्योंकि दक्षिण भारत में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सबसे कमजोर, बंगाल में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बीजेपी कमजोर, नॉर्थ ईस्ट में कमजोर, उस जगह में सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया है। अमित शाह खुद वहां पर लगातार, जब वो अध्यक्ष थे, लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे। और जेपी नड्डा ने खुद वहां पर जो कार्यकर्ता है उनको मोटिवेट किया, उनको खड़ा किया। तो संगठन पर मजबूती पकड़ है जो बीजेपी की सबसे बड़ा अगर ताकत आप देखिए कि वो बीजेपी ने पिछले कुछ 6-7 सालों में उन जगहों पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है जहां पर बीजेपी पहले कभी नहीं थी। चाहे पुडुचेरी की बात कर ले, अब पुडुचेरी में भी बीजेपी ने एक जो अपना अभियान चलाया था, सस्ता अभियान, वहां खुद अमित शाह बैठे थे। तो दक्षिण भारत में खुद अमित शाह ने लीड करते हुए कार्यकर्ता खड़ा किए, वहां पर अपनी स्थिति मजबूत की। और इसके बाद जो ग्राउंड वर्क है, जैसे कि पहले प्रदीप जी ने भी बताया कि तेलंगाना में जो वहां की जो सरकार है टीआरएस है, उसको लेकर बहुत नाराजगी हो गई थी, उसका एक वजह रहा। दूसरी तरफ जो एक नाराजगी वहां हिंदू मुस्लिम फैक्टर है, उसका फायदा भी फिर बीजेपी को मिला। और उस दौरान बीजेपी ने अपना संगठन जो मजबूत किया था, वही वजह है कि बीजेपी आज 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, कम से कम 40 सीट। और अगर भगवान ने मतलब जो नतीजे हैं तो भगवान मेहरबान वाली बात हो जाएगी कि अगर बीजेपी 90 का जो नतीजा उसको कन्वर्ट करने में सफल हो जाए। बीजेपी दफ्तर में तो कम से कम यही कहा जा रहा है। प्रदीप जी, ये टेक अवे सर क्या देख रहे हैं? क्योंकि लड़ाई सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, ये राज्य की चाबी तो है ही जो इन निकाय चुनाव के द्वारा मिलती है, लेकिन टेक अवेज पूरे राष्ट्र में क्या नजर आ रहा है बीजेपी के लिए आने वाले? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे इस चुनाव का है, बल्कि कई चुनावों से मतदाता ये संकेत दे रहा है कि ये जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं जो पार्टियां, उनकी जो मुस्लिम अपीजमेंट की नीति है, जो बीजेपी जिसको बार बार उठाती है, वो लोगों तक पहुंच रहा है। वो गैर मुस्लिम मतदाताओं को लगने लगा है, अब ये आप कह सकते हैं रियलिटी नहीं है, केवल परसेप्शन है, बीजेपी का बनाया हुआ परसेप्शन है। जो भी हो, पॉलिटिक्स में कई बार रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन मैटर करता है। और ये परसेप्शन है, लोगों के मन में ये बात आ गई है, ये पार्टियां जो हैं इनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, ये हमारी उपेक्षा करती हैं। ये इसको बीजेपी जो है भुनाने में, इसको लोगों को समझाने में कामयाब हुई है। दूसरा, जब ये पार्टियां जैसे टीआरएस ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण दे, हाई कोर्ट 2 बार रिजेक्ट कर चुका है। जब ये प्रदेश एक था, बंटवारा नहीं हुआ था, तब भी ये कोशिश हुई थी राजशेखर रेड्डी के समय में, तो उसको हाई कोर्ट रिजेक्ट कर, अदालत से रिजेक्ट होने के बाद भी प्रयास चलता रहता है केवल उनको खुश करने के लिए। जब आप एमआईएम जैसी पार्टी को अपने को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए, सेकुलर बताते हुए एमआईएम जैसी पार्टी से आप अलायंस करते हैं और उसको भी बताने की कोशिश करते हैं कि ये सेकुलर है, तो लोगों को के मन में शंका पैदा होती है कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उन दोनों में अंतर है।
बीजेपी देखिए की सर, दूसरी ये ताकत जो जो बात है, आपने कही सर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर राजनीति जो है जाति धर्म पर होती है। विकास के मुद्दे पर तो सर बहुत कम होती हुई दिखाई दे। जब सीटों का बंटवारा होता है तो जाति धर्म देखा जाता है, और जब मिलने जाते हैं नेता, खाना खाते हैं नेता, तो वहां पर भी सब यही पिक्चर क्लियर तौर पर नजर आती है। मैं लौटूंगी सर प्रदीप सर आपके पास। राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं सर। देखिए अभी जो स्क्रीन है अभी कि टीआरएस 35, एमआईएम 18, बीजेपी 90, कांग्रेस 2 और आदर्श 0। ये कहा जा रहा है सर कि मुश्किल से इसमें बहुत बड़ा अब उलटफेर हो, क्योंकि बीजेपी लीड में है। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ सर ये है कि इसको लिटमस टेस्ट माना जा रहा था तेलंगाना विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जिसमें क्या बीजेपी पास होती हुई नजर आ रही है सर? देखिए, जहां तक मैं सिर्फ तेलंगाना की अगर बात करूं तो तेलंगाना के लिए तो यकीनन ये एक लिटमस टेस्ट था, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को हमें कामयाबी का पात्र मानना चाहिए, क्योंकि लेकिन तेलंगाना के मामले में एक बात और भी है जो पर्दे के पीछे या अब जमीन की राजनीति नहीं आती है। तेलंगाना में हरदम एक तीसरे दल की गुंजाइश हम देखते हैं पिछले 40 वर्षों की। रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर है, हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीआरएस की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान 32 सीट पर आगे, एमआईएम तीसरे नंबर पर सिर्फ 18 सीटों पर आगे है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई उभरती हुई 95 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। देखिए बीजेपी की जो मेहनत थी वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद में जो है कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 4 मीनार पर चढ़ाई बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद जो चिंता पैदा होती है वो टीआरएस के लिए है, एमआईएम के लिए है, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा होगा, लेकिन जो रुझान अभी है उसमें बीजेपी बहुत बड़ी लीड है यहां पर हासिल करती हुई नजर आ रही है। राजेश जी सर अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने बीते 40 वर्षों का उस इलाके का अगर इतिहास देखते हैं तो जब भी कांग्रेस कमजोर होती है तो एक नई तीसरी पार्टी के लिए गुंजाइश मिल जाती है। इस क्रम में हम देखें तो पहले एनटीआर ने जब तेलुगु देशम खड़ी की, उसके बाद वाईएसआर और टीआरएस अस्तित्व में आई। अब अगर टीआरएस को झटका लग रहा है और टीआरएस हाशिए पर जा रही है तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अब अगले विधानसभा चुनाव में उभरने के लिए पक्की जमीन तैयार कर चुकी है। इसका लिटमस टेस्ट तो तेलंगाना में हो गया, पक्के तौर पर हो गया, लेकिन तमिलनाडु में क्या होगा इसके तार तमिलनाडु से भी जुड़ते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत है सर आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। देखिए जिस तरह की राजनीति रही है तेलंगाना, जब मतलब तेलंगाना और आंध्र एक था प्रदेश, तब भी तेलंगाना वाले इलाके में बीजेपी का संगठन आंध्र वाले हिस्से की तुलना में बेहतर था जनसंघ के समय से, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब भी पार्टी थोड़ा सा बढ़ती थी, उसका जनाधार बढ़ता था, तो किसी न किसी पार्टी से उसका जो है वो अलायंस हो जाता था। उसमें टीडीपी थी, टीडीपी से अलायंस के कारण बीजेपी लगातार पिछड़ती रही, क्योंकि अलायंस में उसको 25, 30, 35 सीटें मिलती थी और वहीं तक सिमट जाती थी पार्टी। अलायंस टूटने के बाद टीडीपी से बीजेपी ने अपना संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा करना शुरू किया, जो लोकसभा चुनाव में जिसका असर दिखाई दिया, उसके बाद हाल ही में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें दिखा, अब आपको इस नगर निगम के चुनाव में दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी संगठन के स्तर पर जिस तरह से काम करती है, देखिए ये 2 पार्टियों की कहानी है, 2 राष्ट्रीय पार्टियों की, एक बीजेपी एक कांग्रेस। मैं तो यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि ये 2 पार्टियों की कहानी है, लेकिन शायद हमें कहना चाहिए बीजेपी रिप्लेस कर रही है बीजेपी। जी, शायद ये 2 पार्टियों की सर कहानी है, लेकिन ये 2 पार्टियां कांग्रेस की जगह एआईएमआईएम आ जाती है, क्योंकि वो बी टीम कहलाती थी। लगता है कि हैदराबाद में लोगों ने सोचा बी टीम क्यों, ए टीम जो है उसी को वोट दे दीजिए, और शायद इसलिए बीजेपी के पक्ष में नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर प्रदीप जी आपका, राजेश बादल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही अमित और राजकिरण भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी तक की पिक्चर जो क्लियर नजर आ रही है वो ये, हैदराबाद में बीजेपी न सिर्फ बढ़त बल्कि सत्ता में काबिज होती दिखाई पड़ रही है। और बिल्कुल आशा, आगे भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार जारी है। चुनाव छोटा है लेकिन न्यूज़ 24 की कवरेज बहुत बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।